हेलो साथियों, कैसे हैं। सुयान एकेडमी में फिर से आप लोगों का एक बार हार्दिक स्वागत है। और फर्स्ट ग्रेड की जो हमारी वीडियो लेक्चर सीरीज है, इसमें अब तक हम मेजर पोर्शन जो इसका होता है हमारा, वो कंप्लीट कर चुके हैं फिजिक्स के अंदर। और वो था मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी और इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पोर्शन है, जो लगभग आप मान के चलिए 50 से 60% का पोर्शन है, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं ना। 60% ही मान लीजिए, क्योंकि उसमें सीनियर सेकेंडरी का मैक्सिमम पोर्शन यानी कि 80% के आसपास पोर्शन, और जो आपका यूजी का है उसका भी लगभग आप मान के चलिए तो 30% जो है आपका सिलेबस कंप्लीट है ना। ठीक है, मैक्सिमम जो पोर्शन है, जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं वो हो गया। अब जो हम पढ़ेंगे वो मैक्सिमम जो पोर्शन रहेगा थ्योरेटिकल रहेगा ना, तो और उसमें ज़्यादा टाइम लगने वाला है नहीं। हालांकि बचा हुआ अपना पोर्शन कितना है कि करीब अपना 40% का जो है वो सिलेबस बचा हुआ है, लेकिन इस 40% के सिलेबस को कंप्लीट करने में आपको जितना हमें 60% का लगा, उससे आधे से भी कम समय लगने वाला है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। आज जो मैं टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ या जो बुक स्टार्ट करने वाला हूँ वो क्वांटम मैकेनिक्स है। ठीक है, क्योंकि काफ़ी लोग जो हैं जो मेरे से जुड़े हुए हैं इस अपने सुयान एकेडमी के जो यूट्यूब चैनल से हैं, तो उन लोगों को जो है वो कह रहे हैं कि भाई बीएससी का जो पोर्शन है उसमें भी मेनली क्वांटम मैकेनिक्स वगैरह स्टार्ट कराइए। लेकिन मेरा मानना था कि मुझे पहले ऑप्टिक्स स्टार्ट करवानी चाहिए थी। लेकिन ठीक है, हम पहले क्वांटम मैकेनिक्स कर लेते हैं, फिर उसके बाद ऑप्टिक्स स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, ऑप्टिक्स इसलिए क्योंकि ऑप्टिक्स का जो पोर्शन आपके सीनियर सेकेंडरी में भी है, फिर इसमें भी है। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स क्या है, ये जो भी ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, जो भी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, ये सारी की सारी क्या है, ये क्लासिकल मैकेनिक्स का पार्ट है। ठीक है, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं किसका पार्ट है, या फिर कह सकते हैं वेव एंड ऑसिलेशन, ये सारा क्लासिकल का है। और क्लासिकल जब फेल होती है तो हम क्वांटम को पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं है, क्योंकि आप सब लोगों ने एमएससी कर रखी है, तो आप क्लासिकल के बारे में या ऑप्टिक्स के बारे में बहुत कुछ जानते हैं पहले से ना। जो मुझे बेसिक चीज़ें हैं वो आप पहले से थोड़ी बहुत जानते हैं, तो मुझे इतनी उसमें फिक्र करने की या फिर उसमें डरने की जरूरत नहीं है ना। तो स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक स्टार्ट क्वांटम मैकेनिक्स में 10 वीडियो में पूरी हो जाएगी आपके। क्वांटम मैकेनिक्स क्या है, मैक्सिमम जो है 10 वीडियो में 5 वीडियो जो हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स के लगेंगे, वो लगेंगे इसमें कि इसकी फेलियर होता है ना। क्योंकि उसका एक चैप्टर आपके 12th का जो है वो क्वांटम मैकेनिक्स का है ना, जहाँ पे आप क्वांटम मैकेनिक्स के जो ऐसे एक्सपेरिमेंट है जिन्होंने जो क्लासिकल से नहीं समझाए गए हैं, वो एक्सपेरिमेंट है जहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके आएगा। ठीक है, तो क्वांटम मैकेनिक्स का जो स्टार्टिंग का पोर्शन है, पहला पोर्शन, वो है फेलियर ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स, यानी कि क्लासिकल मैकेनिक्स जो है वो कहाँ फेल हो गई, किन किन को समझाने में। ठीक है, उसकी बात हम करेंगे है ना। तो क्वांटम मैकेनिक्स स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। ठीक है, तो क्वांटम मैकेनिक्स, तो सबसे पहले क्या है, फेलियर ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, सबसे पहले क्या है, फेलियर ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्वांटम मैकेनिक्स स्टार्ट कैसे होती है उसकी बात करता हूँ ना। थोड़ा सा एक पिक्चर बनाने के लिए, पूरी फिल्म बनाने के लिए स्टार्टिंग का पोर्शन जो इंट्रोडक्शन है वो जरूरी है। तो इंट्रोडक्शन ये है कि जब 90s की बात है, तब तक जो है सारे के सारे हमारे साइंटिस्ट थे, है ना, चाहे उसमें आइंस्टीन हो, चाहे उसके अंदर मैक्सवेल हो, और भी जो लोग थे, उन लोगों ने जो जितनी भी फिजिक्स डेवलप कर ली थी उस टाइम तक, तो उन्होंने कहा, ये सोचा था कि अब तक जो फिजिक्स डेवलप हुई है, कहाँ तक, 90s तक, उसके अंदर क्या है कि हम फिजिक्स के हर एक फिनोमिना को, जो भी फिनोमिना अपने प्रकृति में हो रहा है, नेचर में हो रहा है, उसको सिर्फ और सिर्फ इन नियमों से, जो 1900 तक हमने नियम बना दिए थे, उनसे सारी की सारी जो फिजिक्स है उसको डेवलप, या उसके जो फिनोमिना है, जो भी घटनाएं हैं जो है, उनको सबको क्या कर सकते हैं, जो भी इवेंट है उनको समझा सकते हैं। ठीक है, और नई कोई नियम की जरूरत हमें नहीं है। ये नियम कौन कौन से थे कि जब हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जाना है तो मैक्सवेल इक्वेशन को यूज़ करेंगे। जब हम पार्टिकल्स की बात करते हैं, पिंड या बॉडी की किसी की बात करते हैं, तो क्या होगा, तो हम न्यूटन्स के नियम का यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर हमें वेव और पार्टिकल का इंटरेक्शन चाहिए तो किसका करेंगे, थर्मोडायनेमिक्स से कर लेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए आप ऑप्टिकल उसमें जाते हैं तो आप ऑप्टिक्स का यूज़ कर सकते हैं, पूरे के पूरे जो ऑप्टिक्स के नियम हैं उनसे चल सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हुआ, और इलेक्ट्रॉनिक्स से अलग से जो है इलेक्ट्रॉनिक्स आपने डेवलप कर ली थी। तो सारी की सारी जो चीज़ें थी वो कहा था कि भाई यहाँ तक की जो डेवलप हो गई है हमारी फिजिक्स, उससे हम सारी की सारी चीज़ें क्या कर सकते हैं, ओम्स लॉ से, ये सब जो किरचॉफ लॉ है, ओम्स लॉ, इन सब के जो है वो हम हर एक फिनोमिना की फिजिक्स को समझा सकते हैं। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, सबसे बड़ा जो फेलियर सबसे पहले क्वांटम मैकेनिक्स का आया था, वो आया था ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, सबसे पहला जो फेलियर आया था कौन सा आया था, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। जैसे ही ब्लैक बॉडी रेडिएशन आया, उस ब्लैक बॉडी रेडिएशन को समझाने के अंदर हमारे जितने भी नियम थे पुराने, वो सारे के सारे फेल हो गए। ठीक है, वो उसको कंप्लीटली समझा नहीं सके। ठीक है, तो फेलियर के अंदर पहला जो फेलियर आता है वो कौन सा है, हमारे ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, तो पहला जो फेलियर है वो है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है,
पहला फेलियर कौन सा है? ब्लैक बॉडी रेडिएशन। और इसको मैं अभी यहाँ नहीं पढ़ाने वाला ब्लैक बॉडी रेडिएशन को, ठीक है, इसको मैं पढ़ाऊंगा जब आपको थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाऊँ, क्योंकि वहाँ पे पूरा का पूरा इसके अंदर रेले जीन्स, वीन, ठीक है, और ये सारे के सारे जो नियम है उन सबको यूज़ करके फिर हम इसको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो वहाँ थर्मोडायनेमिक्स का मेनली ये पोर्शन किसका है? ये थर्मोडायनेमिक्स का पोर्शन है जहाँ पे रेडिएशन और पार्टिकल का इंटरेक्शन होता है, ठीक है। तो उसकी बात मैं तब करूँगा। तो ये पूरा का पूरा ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इससे पूरा का पूरा हमें हो सकता है कि पूरा एक वीडियो लेक्चर बनाना पड़े, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनेंगे। जब इसके अंदर हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम लास्ट के अंदर जब ब्लैक बॉडी रेडिएशन पे जाएंगे, ठीक है, या कोई भी रेडिएशन पे जाएंगे, थर्मल रेडिएशन जिनको हम कहेंगे, तो जो थर्मल रेडिएशन पे जाएंगे तो वहाँ पे आप न्यूटन्स का लॉ भी पढ़ोगे, किरचॉफ लॉ पढ़ोगे, ठीक है, और उसके बाद में स्टीफन्स लॉ पढ़ोगे। उसी की जो आप आगे जब बढ़ेंगे तो वहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है। तो वो पूरा का पूरा पोर्शन हम एक साथ लेंगे। तो अभी ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में मैं आपको थोड़ी सी जनरल इन्फॉर्मेशन दूंगा, देन आगे बढ़ जाऊंगा कि भाई फेल कैसे हुआ, क्या हुआ, उसकी हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये हम कहाँ पढ़ेंगे? ये पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, ये लिख लेना। ये कहाँ पढ़ेंगे हम लोग? थर्मोडायनेमिक्स जब पढ़ेंगे तब उसके अंदर पढ़ेंगे, है ना। चलिए, दूसरा जो था उसमें क्या हुआ, है ना, इसको मैं एक बार लिख देता हूँ क्या क्या फेलियर्स है, उसके बाद हम एक एक करके टॉपिक लेंगे। दूसरा जो सबसे बड़ा जो मेन जो टॉपिक आया था, या फिर कह सकते हैं मेन जो फिनोमिना आया था या एक्सपेरिमेंट था, जहाँ पे जो हमारी क्लासिकल मैकेनिक्स है वो फेल हो गई थी, वो था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कौन सा था? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। किसने दिया था? आइंस्टीन ने, है ना। तो आइंस्टीन ने क्या दिया था? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वहाँ पे ये चीज़ फेल हो गई थी, ठीक है। उसके बाद अगला क्या था? वो था कॉम्पटन इफेक्ट, ठीक है। अगला कौन सा था? कॉम्पटन इफेक्ट, ठीक है। फिर था डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, है ना। ये बहुत सारी चीज़ें थी ऐसी, है ना। कौन सा था? डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। जो ये जो है पीछे वाले, ये आपके कौन से हैं? ये है बीएससी का पार्ट, ठीक है। में डेविसन जर्मर है क्या एक्सपेरिमेंट? ये रहा अपना पास। कौन सा आ गया? डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। डेविसन एंड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ये दोनों किसके हैं? कॉम्पटन इफेक्ट और ये जो आपके पास डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट है, किसके हैं? ये आपके उसका पोर्शन है, किसका? बीएससी वाले का पोर्शन है ना। उसके बाद में अगला पेयर प्रोडक्शन। कौन सा है? पेयर प्रोडक्शन, ठीक है। मेनली ये वाले, और भी है लेकिन मेनली जो है ये जो आपके ऐसे ऐसे कुछ टॉपिक थे, इन टॉपिक्स को समझाने के अंदर क्या हुआ? आपकी जो क्लासिकल मैकेनिक्स है वो फेल हो गई, ठीक है। और इसके अलावा और देख लेता हूँ कोर्स में कौन सा है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, हाँ ठीक है। डेविसन जर्मर आपके बीएस इसमें भी है, 11th-12th वाली जो बुक है उसके अंदर भी आपके डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट है, वो है इसके अंदर, ठीक है। तो उसका लेकिन थोड़ा सा पोर्शन है फॉर्मूले से, उतना ही हमको पढ़ना मेनली। तो कुल मिला के क्या है कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट और पेयर प्रोडक्शन, ठीक है। पेयर प्रोडक्शन को भी बहुत ज़्यादा इलेबोरेट नहीं करना, हमें वो ज़्यादा पढ़ाने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल से एक इक्वेशन देखेंगे, उसके बाद में वहाँ पे भूल जाएंगे, क्योंकि कंसेप्ट है सिर्फ, है ना। बाकी इसकी कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन वगैरह कुछ ऐसा पढ़ने के चांसेस है नहीं, ठीक है। चलिए, तो मेनली जो टॉपिक है आपके कौन से? ये वाले क्वांटम मैकेनिक्स, जहाँ पे हमें आवश्यकता पड़ेगी क्वांटम मैकेनिक्स डेवलप करनी पड़ेगी। वो करनी कौन सी पड़ेगी? इनको समझाने के लिए, क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स थी वो कम्प्लीटली इनको समझाने में फेल हो चुकी थी, ठीक है। तो अब इसके साथ साथ क्या हुआ, हम और क्या पढ़ने वाले हैं इसके अंदर? अभी इंट्रोडक्शन चल रहा है सारा ना, कि इनको समझाने के लिए तो सबसे पहला नियम आया, ठीक है। और इसे हम कहते हैं एक तरह से मतलब कि क्रांतिकारी नियम था ये। इससे पहले किसी ने कभी ऐसा सोचा नहीं था। जो चीज़ यहाँ सोची गई थी, और वो क्या था? वो था हमारे पास जो है प्लांक का नियम। किसका नियम आया था? प्लांक नियम, ठीक है। जो प्लांक लॉ है वो यहाँ आया था, और प्लांक में क्या था कि जो हमारी एनर्जी होती है वो क्या होती है? इस बंडलों के रूप में होती है, NH कह सकते हैं इसको। इसमें होती है NH, यानी कि ई नोट को मैं लिख देता हूँ, मिनिमम एनर्जी जो हो सकती है वो क्या हो सकती है किसी भी उसकी, वो हो सकती है H, यानी कि एक पैकेट के रूप में एनर्जी होगी, यानी कि उसको हम क्या बोला? क्वांटा। तो यहीं से क्वांटम मैकेनिक्स स्टार्ट होती है। देन उसके बाद में यहाँ से जब आगे चलते हैं तो एक्सपेरिमेंट होते गए, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट हुआ, तब एक और नियम निकाला गया इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाने के लिए। इस नियम का यूज़ किया गया। जब हमारे पास कॉम्पटन इफेक्ट की बात आई तो हमने एक चीज़ और यूज़ करी। क्या यूज़ करा यहाँ पे? इन दोनों में, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट में इसमें क्या हुआ था? इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन हुआ था। किससे? इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन हुआ था वेव से। तो वेव और इलेक्ट्रॉन को इंटरेक्शन को समझाने के लिए क्या किया था हमने? यूज़ किसका करते हैं यहाँ पे? यहाँ पे हम करते हैं
सबवे एक्सटेंशन का नियम क्या, यानी कि मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ और एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, जो किसके लिए होता है, पार्टिकल के लिए होता है। ठीक है, तो इसने क्या बताया कि जो वेव होती है वो पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। तो इसने क्या बताया, जो पार्टिकल यानी कि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन का जो है हमने व्यतिकरण यानी कि इंटरफेरेंस किया। ठीक है, उसके अंदर क्या हुआ था, इसके अंदर जो है यानी कि जो एक इंटरफेरेंस, जब डिफ्रेक्शन की बात करें तो डिफ्रेक्शन जो होता है वो डिफ्रेक्शन किसका होता है, वेव का होता है, यानी विवर्तन किसका होता है, वेव का होता है। जो वेव का विवर्तन होता है, लेकिन यहाँ किसका कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन वगैरह जो क्या है पार्टिकल है। ठीक है, तो इसने क्या बताया कि जो वेव है वो पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, इसने कहा था पार्टिकल है वो वेव की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ पे हमें क्या, इन दोनों को समझाने के लिए एक और नियम यूज करना पड़ा। ठीक है, वो कौन सा नियम होता है, वो होता है डी ब्रोगली लॉ, है ना। वो क्या था, डी, ये ब्रोगली की स्पेलिंग जो है थोड़ी सी ऐसी होती है, तो मैं देख के लिख रहा हूँ, क्योंकि इनका पढ़ते कुछ और हैं और लिखते कुछ और हैं। ठीक है, डी ब्रोगली, ठीक है, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। ठीक है, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस थी, वो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या थी कि जो आपके पास लेमदा होगा वो किसके लिए होगा, पार्टिकल के लिए भी हम लेमदा फाइंड आउट कर सकते हैं। वो कितना होता है, H/P के इक्वल होगा। लेमदा इक्वल टू क्या होता है, H/P होता है। ठीक है, ये डी ब्रोगली हाइपोथेसिस होगी। देन उसके बाद में अब मैं सिस्टम में गए, ये सब नियम आ गए, इन नियम के बाद में सिस्टम में गए, सिस्टम में जाके हमने श्रोडिंगर इक्वेशन बनाई और श्रोडिंगर इक्वेशन के बाद उससे हमने जो सिंपल सिस्टम थे उनको सोल्व किया। ठीक है, तो वो फिर हमारे मेन जो है वो स्टार्ट होता है वहाँ से। ठीक है, ये जो है ये क्या है, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट। और न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैक्सिमम आप देखेंगे तो बहुत सारे ढेरों न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको इन जो नियम हैं, इन नियम से आपको मिलेंगे। ठीक है, तो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ सीधे सीधा आपके कौन सा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को स्टार्ट करेंगे, इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम चलेंगे कॉम्पटन, डेविएशन और पेयर प्रोडक्शन। ये जो पोर्शन मैंने आपको पहले ही कह दिया कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन वाला पोर्शन है, मैं थर्मोडायनेमिक्स में आपको अच्छे से पूरा पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, और स्टैटिक्स में जाएंगे तब भी वापस देखना पड़ेगा हमें। ठीक है, उसके बाद हम प्लैंक्स लॉ और उसके बाद में ये हमारा जो है डी ब्रोगली जो है हाइपोथेसिस है उस पर चलेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वांटम मैकेनिक्स का पहला टॉपिक। फेलियर से स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। तो फेलियर के अंदर सबसे पहले तो बात है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि क्वांटम मैकेनिक्स किन किन नियमों को समझाने में फेल हुई। एबीसीडी में आपको क्या करेंगे, मल्टीपल चॉइस में ये नियम दे देंगे, इसमें कोई एक ऐसा नियम डाल देंगे जो किसका हो, क्लासिकल का हो, है ना। ठीक है, अच्छा क्वांटम उल्टा बोल गया, यानी कि क्लासिकल मैकेनिक्स किस नियम को समझाने में जो है वो या नहीं समझा सकी, ऐसे कुछ आपको दे देंगे और इनमें से कोई एक ऑप्शन में डाल देंगे, बाकी क्लासिकल के डाल देंगे। तो आपको पता होना चाहिए ये कुछ ऐसे 5 नियम थे जिनको समझाने में वो क्या हो गई, स्टार्टिंग में फेल हो गई, है ना। तो स्टार्ट करता हूँ मैं आपसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्योंकि मैंने आपको पहले कहा ब्लैक बॉडी, अच्छा चलो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का भी देख लो। हुआ क्या था ब्लैक बॉडी रेडिएशन में कि ये हमारी एक कोई ब्लैक बॉडी का मतलब क्या है, सबसे पहले ब्लैक बॉडी का मतलब ये है कि कोई भी अगर आइडियल ब्लैक बॉडी है तो वो क्या होगा, उस पर जितनी भी आप थर्मल जो है विकिरण जो रेडिएशन है वो डालोगे तो वो क्या करेगी, उनको एब्जॉर्ब कर देगी। ठीक है, और जैसे ही आप वापस उसको हटाओगे तो क्या करेगी, उन्हें कंप्लीटली क्या कर देगी, उसको कंप्लीटली जो है उसको जो है पहले एब्जॉर्ब कर लिया, अवशोषित कर लिया और उसके बाद क्या ट्रांसमिट कर देगी, अपने में से निकाल देगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, उत्सर्जन यानी कि एमिशन भी करेगी सारी की सारी और एब्जॉर्ब भी करेगी। तो ऐसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ब्लैक बॉडी। ठीक है, वो चीज़ क्या होगी, ब्लैक बॉडी। तो क्या हुआ कि आप जब किसी ब्लैक बॉडी को गर्म कर देते हैं, ठीक है, तो क्या हुआ, गर्म कर दिया, गर्म करने के बाद अगर आप उसको रखते हैं तो क्या होगा, उसमें से एमिशन होगा किसका, थर्मल रेडिएशन का। जब वो थर्मल रेडिएशन का एमिशन होता है और उसमें से क्या होगा कि 0 से लेकर इनफाइनाइट तक की जो है लेमदा मान लीजिए ये है, तो 0 से लेकर इनफाइनाइट तक की हर तरह की वेव उसमें से क्या होगी, एमिट होती है ना, उसमें से निकलती है। और निकलती तो उसका ग्राफ कैसा बनता है, कुछ इस तरह का जो है वो ग्राफ बनता है किसी एक फिक्स टेम्परेचर T की बात हमको बनता है। ठीक है, किस तरह का ग्राफ बनता है, इस तरह का ग्राफ बनता है किसी एक टेम्परेचर, मान लीजिए कितना है, T1 है। ठीक है, अगर मान लीजिए एक और टेम्परेचर आप लेते हैं दूसरा T2, तो वो कुछ किस तरह का बनेगा ग्राफ, वो जो अगला ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा। ठीक है, और भी कैसा बनेगा, इस तरह का ग्राफ बनेगा। ठीक है, T1, T2 और T3 अलग अलग टेम्परेचर पे जो है ब्लैक बॉडी रेडिएशन के ग्राफ कुछ इस तरह से बनते हैं। ठीक है, इधर हम क्या ले रहे हैं, इधर ले रहे हैं एनर्जी डेंसिटी, यानी कि पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम कितनी एनर्जी निकल रही है, उसे हम क्या बोलते हैं, एनर्जी डेंसिटी। तो वो जो एनर्जी डेंसिटी है उसका ग्राफ और इसके ग्राफ में कुछ इस तरह का वैल्यू मिलती है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं देखूँ T1, T2 और T3 जो है हमारे पास ये है अलग अलग टेम्परेचर। तो इसमें क्या होगा, पहले ही आपको ये दिया जा सकता है, नेट में ये क्वेश्चन आया था, ये ग्राफ पूछा था नेट में, ये मैं आपको आराम से और बताऊंगा, लेकिन मैं आपको अभी तो ये सिर्फ समझाने के लिए बता देता हूँ, है ना। तो लेमदा में इसमें जब ग्राफ बनाते हैं तो आपके पास ग्राफ क्या बनता है, कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा ब्लैक बॉडी रेडिएशन में। और
जो अगर जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना उसकी पीक भी क्या होगी, उतनी ही ऊपर होगी पीक। तो T1 ग्रेटर देन है T2 ग्रेटर देन है T3, ठीक है। तो इस तरह के ग्राफ, एक तो ये क्वेश्चन ग्राफ का क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। दूसरा, यहाँ से अगर मैं देखूँ जो मैक्सिमम वाली, देखिए ग्राफ अभी आपस में कट नहीं कर रहे हैं, उसमें क्या इस तरह का ग्राफ बनाया था, एक को कट करके बना दिया, एक को इसको ये जो मैक्सिमम वाला वो पोर्शन को आगे बना दिया, ठीक है। इस तरह से अलग अलग ग्राफ बना के पूछा गया था कि कौन सा ग्राफ है वो सही है ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए, तो ये चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसके लिए क्या होगी, ये होगी लैम्डा मैक्स 1, ठीक है, या 1 लैम्डा मैक्स कर देता हूँ। इसी तरह से इसके लिए ये 2, इसके लिए ये 3, इस तरह से लैम्डा मैक्स मिलेंगे, ठीक है। तो लैम्डा मैक्स और टी के बीच में ये वीन का नियम है ना, वीन विस्थापन नियम जिसे कहते हैं, वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ। और वो क्या कहता है कि जो हमारी ये लैम्डा मैक्स है और इसका ये क्या आता है, कांस्टेंट आता है, जिसे हम बी से नोट करते हैं, इसकी वैल्यू 2.89 × 10⁻³ के इक्वल होती है, ठीक है। तो ये मैं आपको वापस पढ़ाऊंगा वहाँ पे, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि फेल कहाँ हुआ, ठीक है। ये तो एक्सपेरिमेंटल है, ये क्या है, एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं तो इस तरह का ग्राफ हमें मिलता है, ठीक है। लेकिन जब हमारे पास जो नियम थे, क्लासिकल के नियम थे, उसमें सबसे पहले वीन ने ये कहा था कि इसको समझाने की कोशिश करी थी, और समझाने की कोशिश करी थी तो वीन ने क्या कहा, वीन वाला जो ग्राफ बना वो कैसा बना, कुछ इस तरह का बना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो लोअर लेमदा है उसके लिए तो ग्राफ सही बना, लेकिन हायर लेमदा के लिए क्या हो गया, ग्राफ चेंज हो गया, ठीक है, उसमें नहीं समझा पाया। इसके लिए क्या हुआ, रेले जीन्स के लिए ये इधर वाला तो समझा गया हायर के लिए, लेकिन लोअर वाला नहीं समझा पाया, ठीक है। तो ये तो था रेले जीन्स ने समझा पाया, ये क्यों समझा पाया, वीन। दोनों का मिक्सचर बना के हमें कोई नियम बनता, तो इसका मतलब क्या हुआ, फिर प्लांक ने जो नियम दिया था, ठीक है, क्वांटाइजेशन का, उस नियम को यूज़ करके जब समझाया गया तो इस ग्राफ को कम्प्लीटली समझाया जा सकता था, ठीक है। तो ये जो है वीन और रेले जीन्स है वो क्लासिकल नियम थे जो इसको समझाने में कम्प्लीटली फेल हो गए, यानी कि वीन ने क्या किया, लो वेवलेंथ में समझा पाया, हाई में नहीं, रेले जीन्स हाई वेवलेंथ में समझा पाया लेकिन लो में नहीं समझा पाया, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा दूंगा। तो ये कुल मिला के हमारे पास फेलियर जो था वो ये फेलियर था, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम लोग इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, ठीक है। तो हमारा मेन टॉपिक आज का जो रहेगा वो रहेगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। किसने दिया था, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या था इसकी बात हम करते हैं, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या है कि जब हम आइंस्टाइन ने जब एक एक्सपेरिमेंट किया था उसके अंदर उन्होंने क्या किया था, एक जो है मेटल लिया था, मेटल शीट, उस मेटल शीट के ऊपर इस तरह की मेटल शीट है और इसको हम क्या करते हैं, कैसे ये ग्लास का जो है बॉक्स है उसमें पैक कर देते हैं मेटल शीट को, थोड़ा इसको यहाँ बना देता हूँ। और इसको क्या किया, मेटल शीट को और ये इधर जो है वो एक आपने एनोड सॉरी कैथोड लिया है, ठीक है। ये क्या है, एक कैथोड, और इसमें इस तरह से है। और इसको क्या किया इन्होंने, एक डायग्राम बनाता हूँ मैं कम्प्लीटली। में थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको। वोल्ट मीटर लगाना है हमें यहाँ पे, ये इसके पैरेलल में क्या लग जाएगा, एक वोल्ट मीटर, जिससे हम वोल्टेज मेजर करेंगे कि कितना वोल्टेज हम इसमें दे रहे हैं। ये इसका बैटरी में पॉजिटिव नेगेटिव, ये रिएस्टेट है ही, ठीक है। और उसके बाद हमें एक एमीटर लगाना है, तो एमीटर लगेगा वो इसके सीरीज में लगा देंगे यहाँ पे। ये हो जाएगा मेरे पास एक एमीटर जिसे करंट मेजर करेंगे। और उसके बाद ये वाला जो पोर्शन है वो यहाँ इसमें टच हो जाएगा, और जो आपका नेगेटिव वाला एंड रहेगा वो कुछ इस तरह से, एक सेकेंड, पॉजिटिव वाला एंड जो है आपके
नेगेटिव वाला एंड जो है वो इधर आएगा इस तरह से, और ये जो है ये आपस में इस तरह से कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है। ताकि इसमें कौन से लगा रहे हैं हम, 4 वे की लगा रहे हैं, जिससे क्या कर सकते हैं, इसकी पोलरिटी जो है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, इसकी पोलरिटी है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो एंड है आपका, ये यहाँ जुड़ने के बजाय एक पॉइंट यहाँ होगा और इस तरह से कनेक्ट होगा। ये एक पॉइंट यहाँ है, इससे ये वाला पॉइंट कनेक्ट होगा, और एक जो है इसका पॉइंट इधर वाला जो होगा ये यहाँ नीचे एक पॉइंट होगा, इससे इस तरह से कनेक्ट होगा, ठीक है। इस तरह से ये कनेक्शन इसका रहेगा, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ आ गया, ये 2 पॉइंट आपस में रहेंगे, इधर से इसको कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद में ये पॉइंट जो यहाँ से आ रहा है ये कनेक्ट होगा आपके पास इस वाले पॉइंट से, ठीक है, इस तरह से, और ठीक है, ये 4 वे की हो गया, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, ये जो है इसको आप इस तरह से घुमा के आपस में इसके पोलरिटी जो है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर एक मान लीजिए अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं ना। क्या चेंज करते हैं, हम डायरेक्टली इसको कनेक्ट कर देते हैं। कैसे कनेक्ट करते हैं कि मान लीजिए हमने इसको यहाँ से कनेक्ट कर दिया, अभी आप इस 4 वे को छोड़ें, आप तो इसको डायरेक्टली बना लीजिए, ये यहाँ से, और हमने इसको क्या किया है, यहाँ से कनेक्शन कर दिया, ठीक है। कहाँ से कनेक्शन कर दिया, ये वाला जो है हमने कनेक्शन कर दिया है, ठीक है। और मैं इसको जो है प्लेट को, क्योंकि हमें किससे जोड़ना है, प्लेट को जोड़ना है नेगेटिव से और इसको जोड़ना है पॉजिटिव से, तो हमने इसको प्लेट बना लिया, और ये हमारा मान लीजिए एनोड है ना। तो ये जो है हमारे पास, ये क्या है, मेटल शीट, ठीक है। क्या है ये, मेटल शीट है, मेटल शीट है, और ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा एनोड, ठीक है। ये क्या हो गया हमारे पास, एनोड। ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ये पॉजिटिव की तरह, ये किसकी तरह बिहेव करेगा, नेगेटिव, क्योंकि किससे कनेक्टेड है, ये नेगेटिव एंड से कनेक्टेड है, ये पॉजिटिव एंड से कनेक्टेड, ठीक है। वो 4 वे वाला अभी भी नहीं बना रहा, ठीक है, उसको हम पोलरिटी चेंज कर देंगे इसी तरह से, है ना। चलिए, तो यहाँ पे ये है, ये हमारा एक सर्किट डायग्राम में जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए इसमें हुआ क्या था कि इस पर जो है हमने लाइट जो है वो इसके ऊपर डालते हैं किसी मेटल शीट के ऊपर, ठीक है। जब किसी शीट के ऊपर मेटल शीट के ऊपर हमने क्या किया, जब लाइट को इंसिडेंट किया, ठीक है, तो जैसे ही लाइट को इंसिडेंट किया तो होता क्या है कि इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकलते। अभी मैं उसकी बात नहीं कर रहा कि कितनी इसकी फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, वो सब अभी बाद में बात करते हैं ना। पहले तो जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जब लाइट को एक इसके ऊपर मेटल शीट पे डाला गया तो उससे क्या हुआ, कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, ठीक है। अब वो जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, ठीक है, यही फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना। बाकी जो सेटअप है कि ये हमने इस पर लगा रखा है, कर रखा है, ये तो सिर्फ एक्सपेरिमेंटल सेटअप है कि फाइंड आउट करने के लिए कि वो करंट कितनी होगी, उसको बढ़ाने पे क्या होगा, है ना, आवृत्ति बढ़ाने पे क्या होगा, या फिर इंटेंसिटी बढ़ाने पे क्या होगा, ठीक है, इंटेंसिटी पे कैसे डिपेंड करती है, वो सब बात की बात है। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या था, इफेक्ट ये था कि आप एक सर्टेन जो आपकी फ्रीक्वेंसी है, उस सर्टेन फ्रीक्वेंसी, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी अगर आप इस पर डालते हैं किसी मेटल शीट पे, तो क्या होता है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, ठीक है। और बाहर निकलने के लिए इसको समझाने के लिए जब हम क्लासिकल का यूज़ करते हैं तो क्या रिजल्ट आने चाहिए, और जब क्वांटम मैकेनिक्स का यूज़ करते हैं तो क्या रिजल्ट एग्जैक्टली आ रहे हैं, वो है हमारा पास फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। ये आप पहले से जानते हैं। तो इसमें होता क्या है, देखिए, जैसे ही आप एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी, अब देखिए क्या है कि एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी, क्लासिकल मैकेनिक्स क्या कहती है पहले समझिए, ठीक है। क्लासिकल मैकेनिक्स क्या कहती है कि हो क्या रहा है इसके अंदर, एक्सपेरिमेंटली ये हो रहा है कि एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी, यानी कि जिसे हम म्यू नॉट कह रहे हैं, ये म्यू नॉट जो है इससे कम अगर फ्रीक्वेंसी है तो कोई भी इलेक्ट्रॉन इससे बाहर नहीं आता है, ठीक है। क्या हो रहा है कि अगर म्यू नॉट है, इस म्यू नॉट से कम फ्रीक्वेंसी है तो कोई भी इलेक्ट्रॉन इससे बाहर नहीं आ रहा है, ठीक है। म्यू नॉट या इसके इक्वल या फिर इससे ज़्यादा अगर फ्रीक्वेंसी का लाइट हम इस पर इंसिडेंट करते हैं तो ही इलेक्ट्रॉन बाहर आता है। लेकिन क्लासिकल मैकेनिक्स क्या कहती है, क्लासिकल मैकेनिक्स ये कहती है कि जो आपकी वेव है, उस वेव ना, या फिर लाइट है, जो लाइट की एनर्जी किस में डिस्ट्रीब्यूट होती है, उसके वेव फ्रंट यानी कि तरंगाग्र में, ठीक है। नाम सुना आपने तरंगाग्र, वेव फ्रंट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। वेव फ्रंट में उसकी एनर्जी क्या होती है, स्टोर होती है। और जैसे ही आप कोई वेव फ्रंट या फिर कह सकते हैं कि कोई भी जो लाइट है वो उसके ऊपर इंसिडेंट होती है तो क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन है उस वेव फ्रंट से थोड़ी एनर्जी ले लेते हैं, ठीक है। अगला वेव फ्रंट आए तो उससे फिर थोड़ी एनर्जी ले ली, अगला फिर आए तो उससे थोड़ी एनर्जी ले ली, तो क्या हुआ कि कुछ देर बाद इलेक्ट्रॉन निकल जाने चाहिए। यानी कि आप कोई सी भी इंटेंसिटी, कोई सी भी फ्रीक्वेंसी का लाइट इस पर डालें
ठीक है। थोड़ी देर बाद क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन बाहर मिलने चाहिए, लेकिन होता ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब क्लासिकल पहली बार तो यहाँ फेल हो गई, ठीक है। मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, समझ लेना क्लासिकल कहाँ फेल हुई, पहली चीज़ तो यहाँ फेल हुई। क्लासिकल मैकेनिक्स ये कहती है कि एनर्जी किसमें होती है, वेव फ्रंट में होती है, और जैसे जैसे इस पर इंटेंस वेव फ्रंट आते जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन एनर्जी रहता रहेगा, और कुछ टाइम बाद इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाने चाहिए, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, आप चाहे इससे कम फ्रिक्वेंसी की, ठीक है, क्या है, अगर आपके पास जो है फ्रिक्वेंसी जो म्यू है लाइट की, वो अगर लेस देन है म्यू नॉट से, ठीक है, क्या है, लेस देन है म्यू नॉट से, तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलता, इलेक्ट्रॉन नॉट एमिटेड, ठीक है। और अगर फ्रीक्वेंसी इसकी ज़्यादा है या इसके इक्वल है तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एमिट होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कब एमिट होता है, ठीक है, जब इसकी फ्रीक्वेंसी जो है लाइट की वो क्या हो, इस म्यू नोट से ज़्यादा हो, ठीक है। उस म्यू नोट को क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलेंगे दहली, दहली आवृत्ति, क्या बोलते हैं, दहली आवृत्ति, इंग्लिश में बोलेंगे थ्रेशोल्ड, क्या बोलेंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। आगे समझो, पहली बात तो कब होगा, जब इसके इक्विवेलेंट होगी तो ही जाके, या इससे ज़्यादा होगी तो ही आपका इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, ठीक है। लेकिन क्लासिकल मैकेनिक्स क्या कहती है कि यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए, एमिट होना चाहिए। यहाँ तो होगा ही होगा, लेकिन यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन एमिट होना चाहिए, क्लासिकल ये कहती है। क्योंकि क्लासिकल का मानना ये है हमारा कि जो एनर्जी है वो किस में होती है, उस वेव फ्रंट में होती है, लेकिन एग्जैक्टली एनर्जी किस में होती है, क्वांटम में होती है, क्वांटा में होती है ना, जो हमने किससे पढ़ा था, जो आगे प्लांक जो है वो इसका देंगे, है ना, ठीक है। हो गया पहली चीज़। दूसरी चीज़ पे आ जाइए, ठीक है। पहला तो ये हो गया। दूसरा क्या है कि इंटेंसिटी, है ना। दूसरा क्या कहता है कि इंटेंसिटी बढ़ाने पे, इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, इंटेंसिटी का मतलब समझ लेना पहले तो ना, ये बड़ा वो घातक शब्द है ना, इंटेंसिटी यानी कि तीव्रता, इसका मतलब क्या होता है ना, ये समझना बड़ा जरूरी है। इंटेंसिटी यानी कि तीव्रता का मतलब ये होता है कि पर सेकेंड पर यूनिट एरिया में कितने फोटोन आ रहे हैं, ठीक है, पर सेकेंड पर यूनिट एरिया में कितने फोटोन आ रहे हैं। यानी कि अगर आप 1 मीटर स्क्वायर का कोई एरिया लेते हैं और 1 सेकंड तक क्या करते हैं, लाइट उस पर डालते हैं, तो उसके अंदर कितनी फोटोन यहाँ आए हैं उसे हम बोलते हैं उसकी तीव्रता, या कितनी एनर्जी जो है वो आई है उसे क्या बोलते हैं, उसकी तीव्रता बोलते हैं। ये दिमाग में रखना पहली चीज़ तो, ठीक है। तो तीव्रता का एनर्जी से कोई लेना देना नहीं है, समझ पा रहे हो। एनर्जी क्या होती है, एनर्जी जो होती है वो होती है E = hν, ठीक है। क्या होती है, E = hν। तो एक फोटोन की एनर्जी कितनी है, hν है, कितनी है, hν है। n फोटोन आएंगे तो nhν हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हुआ, एक फोटोन की एनर्जी कितनी है, hν है। न्यू अगर फ्रीक्वेंसी का अगर लाइट इस पर आती है तो कितनी हुई, hν है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि फोटोन यहाँ आ रहे हैं, 1 सेकंड में 1 मीटर स्क्वायर पे कितने फोटोन आए, नंबर ऑफ फोटोन, वो क्या होगी, जो उसकी टोटल एनर्जी होगी उसे क्या बोलेंगे, इंटेंसिटी, ठीक है। तो आपने एक फिक्स फ्रीक्वेंसी का फोटोन इस पर डाल रहे हैं, तो इसका मतलब आपने एनर्जी फोटोन की फिक्स कर रखी है, और वो फोटोन कितने आ रहे हैं वो इंटेंसिटी होती है, ठीक है। लेकिन क्लासिकल मैकेनिक्स क्या कहती है, क्लासिकल मैकेनिक्स ये कहते हैं क्योंकि वेव फ्रंट में है तो वेव फ्रंट जितना ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। तो क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग इंटेंसिटी और एनर्जी एक जैसी चीज़ है, क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ाने पे एनर्जी बढ़ेगी। लेकिन क्वांटम मैकेनिकली क्या होता है, ये चीज़ अलग है, ये चीज़ अलग है, ठीक है। हो क्या रहा है, इंटेंसिटी बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नहीं बढ़ती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। क्या बढ़ते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ाते हो इसका मतलब क्या है, आपकी फोटोन जो है ना, ये जो हमारा फोटोन है इस तरह का, ये जो फोटोन है, इस फोटोन की एनर्जी फिक्स है एक की, लेकिन नंबर ऑफ फोटोन क्या होते हैं, बढ़ते हैं। क्या होते हैं, नंबर ऑफ फोटोन जो है वो बढ़ते हैं। और नंबर ऑफ फोटोन बढ़ने का मतलब क्या हुआ, मैं कुछ भी आपको लिखूंगा नहीं, आप लिख सकते हैं, ठीक है, पढ़ सकते हैं, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ इस चीज़ को। इंटेंसिटी बढ़ाने पर नंबर ऑफ फोटोन बढ़ते हैं, नंबर ऑफ फोटोन बढ़ने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का एक फोटोन से क्या होता है, इंटरेक्शन होता है। ये दिमाग में रखना है। क्या हुआ, ये नियम क्या कहता है, क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स ये कहती है कि एक फोटोन का सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्शन होगा, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का फोटोन से इंटरेक्शन होते ही क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन उसको क्या करेगा, एनर्जी लेगा फोटोन से, और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, ठीक है, हाथों हाथ बाहर निकलेगा, उसमें
जो समय टाइम लैगिंग जो होती है वो टाइम लैगिंग यानी कि समय पश्चता नहीं होती है। लेकिन जबकि क्लासिकल मैकेनिक्स क्या कहती है कि कितना भी टाइम लग सकता है, आप तो उस पर क्या करिए, लाइट डालते रहिए किसी भी फ्रीक्वेंसी की, और थोड़ी देर बाद क्या होगा, जब उसके पास सफिशिएंट एनर्जी हो जाएगी तो वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। लेकिन ऐसा नॉर्मली नहीं होता है। प्रैक्टिकली क्या होता है, एक फिक्स फ्रीक्वेंसी का फोटोन देंगे तो ही जाके वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्शन करके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन से क्या करता है, इंटरेक्शन करता है। ठीक है, वहाँ क्या था क्लासिकल में, पूरा का पूरा वेव फ्रंट जो है वो उस एक वेव फ्रंट से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो जब आप फोटोन इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो इंटेंसिटी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ फोटोन, है ना। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं समझने के लिए, नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, ये दिमाग में रखेंगे, नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम जो है वो क्या होती है, इंटेंसिटी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इंटेंसिटी बढ़ाने पे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। तो ये चीज़ क्या होगी, इंटेंसिटी पे कैसे डिपेंडेंसी हुई, इंटेंसिटी अगर आई है तो क्या होगा, आई इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इंटेंसिटी बढ़ाओगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन जो है वो बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो करंट क्या होगी, अपने आप ही बढ़ जाएगी। ठीक है, अब ये तो आ गया आपके पास सिंपल चीज़ें जो मैं आप वर्ड यूज़ करने वाला हूँ उनके बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए अब यहाँ से देखिए कि जब आप इसके अंदर एक थ्रेशोल्ड जो फ्रिक्वेंसी, उससे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी की लाइट इस पर डालते हैं, ठीक है, उससे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी क्या करते हैं, इस पर लाइट डालते हैं, तो लाइट डालते ही क्या होगा, उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट डालते हैं। अच्छा, इसमें मैं बनाना चाहूँ तो बना ही देता हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा ऐसे बना होता। चलिए इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कनेक्ट कर देता हूँ, और ये जो है इसको थोड़ा नीचे ले आते हैं, इसको यहाँ से कनेक्ट कर दिया, और इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कनेक्ट कर देता हूँ, ये इस तरह से है, तो ये यहाँ से कनेक्ट हो गया, ये ऊपर जाके और इधर से यहाँ से कनेक्ट हो गया। ठीक है, बीच के अंदर जो है ये इस तरह से लगा हुआ है, इसको अपन दोनों तरफ से कहीं से भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 4 वे की है, इसको ऐसे घुमाएंगे तो ये कनेक्शन हो जाएगा, और ऐसे घुमाएंगे तो ये वाला कनेक्शन हो जाएगा। ठीक है, और ये लीजिए पूरा घुमाएंगे तो क्या होगा, इधर से ये कनेक्शन, ये आपस में जुड़े हुए नहीं है ना, ये ध्यान रखना, ये आपस में जुड़े हुए नहीं है। 4 वे की का हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये कनेक्शन जो है आप इसको बीच में राउंड कर सकते हैं, उससे ये घूम जाएगा ना। तो चलिए यहाँ से अब देखिए कि सबसे पहले हो क्या रहा है, सबसे पहले ये चीज़ है कि आप क्या करते हैं कनेक्शन में कि सपोज करिए आपने इसको क्या कर रखा है, पॉजिटिव पर रख रखा है, पॉजिटिव पर रख रखा है, इसका मतलब क्या होगा, ये जो कनेक्शन होगा वो किधर होगा, ये इस तरह से कनेक्शन होगा ना, ये कनेक्शन इससे पॉजिटिव से जाते हुए इससे कनेक्शन होगा, और ये नेगेटिव से जाते हुए इससे ऐसे कनेक्शन हो जाएगा। ठीक है, घुमा के इसको सेट करेंगे 4 वे की को, तो इससे क्या होगा कि ये जब नेगेटिव से कनेक्शन हो गया तो ये किस पे चला गया, नेगेटिव पे, ये पॉजिटिव से कनेक्शन होकर इधर किस पे आ गया, पॉजिटिव पे, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव, और इधर से ये आपके इससे कनेक्शन है ना, ये उससे होगा तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव, ये कनेक्शन आपके इस तरह से हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब आप देखिए यहाँ से कि जैसे ही आप एक वोल्टेज अगर एक वोल्टेज आप यहाँ पर लगा देते हैं तो ये किसका आ गया, एनोड पे, ये आ गया हमारा कैथोड। यहाँ से आपने लाइट डाली तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, बाहर। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर हुए तो इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, कुछ ना कुछ एनर्जी थी, इसकी वजह से होगी, वो देखते हैं कितनी होगी। लेकिन ये एनोड क्या करता है, इसको अट्रैक्ट करता है, ये एनोड क्या करता है, इसको अट्रैक्ट, तो इस तरफ से एनोड अट्रैक्ट करेगा, तो ये एनोड से अट्रैक्ट होकर और ये क्या करेगा, एक एनर्जी जो है आपके पास करंट फ्लो कर देगा। ठीक है, ये जो करंट होती है किसमें होती है, माइक्रो एम्पियर में। किसमें होती है, माइक्रो एम्पियर में ये करंट आपके पास मिलने वाली है। ठीक है, यहाँ से जो वोल्टेज है उससे आप देख लेंगे, वोल्टेज जितना बढ़ाएंगे उतनी ज़्यादा आपके पास करंट की क्या होगी, बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि इसकी जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, जल्दी से इसके पास आएंगे एनोड के, और उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ये आपको इक्वेशन इस तरह से मिल जाएगी। ठीक है, तो अब आते हैं इसकी इक्वेशन के ऊपर कि इसकी इक्वेशन कैसे मिलती है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए जो इक्वेशन आती है कि यहाँ से हम जो एनर्जी दे रहे हैं ये मान लीजिए कितनी है, एच न्यू एनर्जी है। ठीक है, कितनी एनर्जी है, एच न्यू एनर्जी है। तो होगा क्या, होगा ये कि आपके पास जो टोटल एनर्जी एच न्यू है उसमें से या फिर कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकल रहा है उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी स्क्वायर, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी स्क्वायर, इसको मैं मैक्स कहता हूँ क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है इसकी, है ना, हाफ एम वी स्क्वायर है, ये कितनी होगी, ये होगी एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। क्यों, देखो ये जो एच न्यू नॉट है ये क्या है, ये एच न्यू नॉट है। जब देखो आप जब इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या है, इस मेटल शीट के अंदर है।
ठीक है, किसमें मेटल शीट के अंदर है। अब इसको बाहर निकालने के लिए, ठीक है, इस मेटल शीट से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कितनी है, h0। ये क्या होती है, फिक्स एनर्जी, ठीक है, जिसे हम थ्रेशोल्ड एनर्जी बोल रहे हैं ना, है ना, थ्रेशोल्ड एनर्जी बोल सकते हैं। ये जो न्यू नॉट है इसको हमने क्या बोला था, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोला था। अगर लैम्डा में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, थ्रेशोल्ड जो आपके पास वेवलेंथ हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या हुआ, ये जो एनर्जी है ये क्या है हमारे पास, थ्रेशोल्ड एनर्जी, और इसे W से डिनोट करते हैं या W नॉट से करते हैं, है ना। तो W नॉट क्या होता है, वर्क फंक्शन, इसे क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। ये वर्क फंक्शन क्या है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जो एनर्जी यूज हम करेंगे उसे क्या बोलेंगे, वर्क फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो कुल मिला के जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल रहा है उसकी कितनी एनर्जी होगी, ये वाली जो है इसकी एनर्जी होगी। तो ये हो गया हाफ m v max स्क्वायर इज इक्वल टू h न्यू माइनस W। ये आपको इक्वेशन याद रखनी है। अगर इसको लेम्डा में कन्वर्ट करना तो क्या हो जाएगा, हाफ m v max स्क्वायर इक्वल टू h अपॉन लेम्डा माइनस, ठीक है। कोई समस्या नहीं है। इसको भी अगर आप लिखना चाहो तो कैसे लिख सकते हो, क्योंकि जो W नॉट है आपका वर्क फंक्शन, W नॉट क्या है, h न्यू नॉट, तो ये हो गया h अपॉन लेम्डा नॉट, ठीक है। लेम्डा नॉट की फॉर्म में तो लेम्डा नॉट की फॉर्म में कर देंगे, और अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में इक्वेशन दे रखी तो फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है इस पे आता है आपके पास न्यूमेरिकल क्वेश्चन, क्या आता है इस पे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है वो इस पे आपको मिल सकता है, ठीक है। कोई समस्या यहाँ तक, ठीक है। अब अगर मान लीजिए आपके पास गिवन है क्या, कि आप वोल्टेज फाइंड आउट करना कि ये कितना वोल्टेज है, उसके अकॉर्डिंग देखें तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो कितनी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी। चलो वो बाद की बात करता हूँ, अभी तो आप इस पर ध्यान रखिए कि ये चीज़ें, क्योंकि हम अभी नी पोटेंशियल वगैरह वो देखेंगे तो उसके बाद में आपको बताऊंगा नी पोटेंशियल कितना होगा, क्या होगा। वोल्टेज की फॉर्म में अगर फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो पहले तो ये है किसकी फॉर्म में, लेम्डा और म्यू नॉट की फॉर्म में जो है आइंस्टीन का जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसकी इक्वेशन क्या बनती है, कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल रहा है उसकी मैक्सिमम जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी हो सकती है, ये वाली मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, जो हम इस फॉर्मूले से या फिर इस फॉर्मूले से देते हैं। अगर लेम्डा गिवन है तो इससे देते हैं, और अगर आपके पास म्यू गिवन है तो इससे देते हैं। एनर्जी जो है ये कौन सी एनर्जी है, ये एनर्जी जो है जो हम फोटोन की एनर्जी मान रहे हैं कि फोटोन कौन सा आ रहा है इसके ऊपर, वो बाहर से, ये क्या है, ये एनर्जी वो है जिसे वर्क फंक्शन बोलते हैं, कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जो वेस्ट हो जाती है एनर्जी वो, और उसके बाद में बची हुई एनर्जी क्या होगी, वो होगी इसकी काइनेटिक एनर्जी, बची हुई एनर्जी हो जाएगी, ठीक है। चलिए तो ये आपने लिख लिया होगा। अब इसके अंदर नेक्स्ट आते हैं कि एक ग्राफ देख लीजिए। इसके अंदर ग्राफ किसमें, कि अगर मान लीजिए मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा था इंटेंसिटी की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, किसकी बात करते हैं, इंटेंसिटी की, तो उस इंटेंसिटी का इस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। और दूसरा कि अगर मान लीजिए, अच्छा इंटेंसिटी से पहले ये देख लेते हैं कि जो ये वोल्टेज हम लगा रहे हैं इसका इस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, उसकी बात करते हैं, ठीक है। चलिए तो ये हमारे पास है V, और यहाँ है मान लीजिए करंट V और I में अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो क्या होता है, ठीक है। तो इनिशियल केस की बात करते हैं कि मान लीजिए कि आपने वोल्टेज कितना दे रखा है, 0 दे रखा है, कोई वोल्टेज आपने यहाँ से नहीं लगा रखा है, इस कनेक्शन को आपने ऑफ कर रखा है। जब आपने कनेक्शन ऑफ कर रखा है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, सॉरी ये रेडिएशन यहाँ आएगी, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगी। इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने पे हमारे पास कंडीशन क्या है कि जो h न्यू है वो क्या है, इससे ज़्यादा है अभी, ठीक है। हमने जो फ्रीक्वेंसी डाली वो क्या डाली है, जो हमारी थ्रेशोल्ड एनर्जी है उस थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी हमने दी है, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। बाहर निकलने में इतनी एनर्जी तो क्या किस में काम आ गई, ये एनर्जी जो है आपके वर्क फंक्शन के इक्वल, वो तो इससे बाहर निकलने में काम आ गई। बची हुई एनर्जी क्योंकि क्या है, काइनेटिक एनर्जी, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन आगे मूव करेगा, आगे मूव करके यहाँ तक कैसे भी करके पहुँच जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब आपने जब इस पर कोई वोल्टेज नहीं लगा रहा उसके बावजूद भी आपको क्या करेगी, कुछ ना कुछ करंट मिलेगी, ठीक है। तो वो करंट कितनी मिली, 0 वोल्टेज पे कुछ ना कुछ आपको करंट मिल जाती है, वो ये वाली करंट है, ठीक है। अब जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाते हैं, ये आपका फिक्स हो गया, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते हैं वैसे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आने के लिए अट्रैक्ट होता है, अट्रैक्ट होता है, इसका मतलब क्या होगा, करंट जो है वो धीरे धीरे बढ़ेगी। लेकिन बढ़ते बढ़ते क्या होगा, बढ़ते बढ़ते एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसके बाद ये जो है आप कितना भी वोल्टेज बढ़ा दीजिए करंट में कोई चेंजेस नहीं है। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है उसके यहाँ से निकलने की जो स्पीड है वो तो फिक्स है ना, क्योंकि आपने इसको क्या कर रखा है, ये कर रखा है, ठीक है। तो क्या होगा, कुछ ही वोल्टेज, ज़्यादा दूर भी नहीं जाना होगा, कुछ ही वोल्टेज पे क्या होगा, ये जो आपकी करंट है वो क्या होगी, फिक्स हो जाएगी। यानी कि वोल्टेज के साथ करंट में कोई वेरिएशन नहीं आएगा, ठीक है, कोई वेरिएशन नहीं आएगा किसमें, करंट के अंदर। अब क्या हो रहा है कि जब वोल्टेज 0 तो भी करंट 0 नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, मुझे करंट को 0 करना है। तो करंट को 0 करना तो मैं क्या करता हूँ, मैं वो चीज़ देखना चाह रहा हूँ कि करंट 0 कहाँ होगी, ठीक है। तो इसकी पोलरिटी में चेंज कर देता हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया, पोलरिटी चेंज कर दी, इसको ऐसे घुमा के
इसको तो यहाँ से कनेक्शन कर दिया, इसका कनेक्शन यहाँ से कर दिया, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो एनोड था आपके पास, ये नेगेटिव पे चला गया, ये किस पे चला गया, पॉजिटिव पे चला गया, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, अभी ये फिक्स है हमारी, है ना, एनर्जी फिक्स है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, ये नेगेटिव क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा, यानी कि रिपल करेगा। जब ये रिपल करेगा तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन को यहाँ आने से रोकेगा, ठीक है। अभी कहाँ चल रहे हैं हम, कोई वोल्टेज नहीं दे रहे, तब यहाँ से अब जैसे ही हमने क्या किया, इसकी पोलरिटी चेंज की, पोलरिटी चेंज करने से हमने जैसे वोल्टेज बढ़ा, क्योंकि इसके पास एनर्जी है अभी, ठीक है, इसके पास क्या एनर्जी है, ठीक है। इधर से हम क्या कर रहे हैं, वोल्टेज बढ़ा, तो वोल्टेज बढ़ाते बढ़ाते क्या होगा, एक ऐसा वोल्टेज आएगा जब जिस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी कम होगी वो यहाँ रुक जाएगा, ठीक है। और धीरे 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 जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन इधर आने की जो इसकी टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन की, वो क्या होगी, धीरे धीरे कम होगी। कम होते होते इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी कम होते होते एक ये पॉइंट मिलेगा जहाँ पे करंट क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, जहाँ पे करंट क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इस पूरे ग्राफ को अगर मैं बनाता हूँ तो थोड़ा सा ये इस तरह से बनता है ना, एग्जैक्टली पूरा ग्राफ कैसे बनता है, कुछ इस तरह का जो है ये ग्राफ बनता है, ठीक है। ये जो पॉइंट होता है इसे वी नॉट कह रहा हूँ मैं, ठीक है। ये पॉइंट हमारा क्या है, वी नॉट पोटेंशियल, वी नॉट, और ये क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग क्यों, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को यहाँ आने से रोक दिया है। अभी क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये पोटेंशियल वो है जिसने इलेक्ट्रॉन को यहाँ आने से क्या कर दिया, रोक दिया है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को यहाँ आने से रोक दिया क्योंकि हमने क्या किया, इसको पोलरिटी चेंज करी है ना। तो इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, इससे रिपल हुआ, रिपल होने से, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसके पास एनर्जी कितनी है, हाफ mv²। तो ये पोटेंशियल इसमें क्या रिलेशन होगा कि जो हमारे पास हाफ mv max² था, है ना, एनर्जी, अब इस वोल्टेज जो इसको रोक रहा है उसकी एनर्जी कितनी होगी, तो हमने किसमें पढ़ा है, जो अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पढ़ी थी, अपने जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तब हमने कहा था कि पोटेंशियल को चार्ज से मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाती है, एनर्जी आ जाती है। तो इसका मतलब ये किसके बराबर होगी, ये होगी QV0, या उसको कह सकते हैं हाफ m² इज इक्वल टू EV0। माइनस साइन वगैरह मैं यूज़ नहीं कर रहा क्योंकि वो सिर्फ क्या शो करता है कि नेगेटिव, यानी कि इस तरफ इसको रोक रहा है, उसकी हमें बात नहीं करनी है। हमें इस पर ध्यान देना है कि ये क्या होगा कि हाफ mv max² इज इक्वल टू EV0। तो V0 क्या, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो इस इक्वेशन को और पहले वाले इक्वेशन को हम यूज करके ये चीज़ जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। कोई समस्या यहाँ तक। अब ये स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, वो इस फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। क्यों, क्योंकि जितनी ज़्यादा ये रहेगी उतना ही ज़्यादा क्या रहेगा भाई, जितनी ज़्यादा इसकी काइनेटिक एनर्जी रहेगी इलेक्ट्रॉन की, उतनी ज़्यादा क्या रहेगी, स्टॉपिंग पोटेंशियल रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो स्टॉपिंग, मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चन क्या बन सकता है, जब फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, अपने आप बढ़ जाएगा। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे क्या होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगी। फ्रीक्वेंसी कम करोगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू अपने आप कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड कर रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी के अकॉर्डिंग वो इक्वेशन आपके पास इस तरह से बनेगी, ठीक है। तो अब इसको और उसको मैं एक साथ लिखता हूँ। तो वहाँ क्या था कि हाफ mv max², यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की वो इज इक्वल टू hν माइनस hν0, ठीक है। या इस hν0 को मैं अभी W0 से करता हूँ, आपको पता है कि वर्क फंक्शन है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ वैल्यू रखूँगा तो ये क्या हो जाएगा, hν माइनस W। तो V इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, ये क्या हो गया मेरे पास, स्टॉपिंग पोटेंशियल। लेमदा की फॉर्म में लिखना है तो लेमदा की फॉर्म में हो जाएगा HCE/λ माइनस W/E, ठीक है। ये किसके हो गया, लेमदा की फॉर्म में। तो जो भी आपको गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम क्या निकाल सकते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल निकाल सकते हैं, ठीक है। क्या निकाल सकते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। कोई समस्या यहाँ तक, चलिए। कोई समस्या नहीं है, चलिए नेक्स्ट अभी आते हैं इसके अगले वाले पे। और क्या आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, क्योंकि देखो ये तो आपको इस फोटोइलेक्ट्रिक सर्किट वगैरह तो आपको अच्छे से पूरे करने ही पड़ेंगे, इसमें कोई वो दोहराई वाली बात नहीं है, ठीक है। अगला आ जाइए कि अगर मान लीजिए आप इंटेंसिटी चेंज करते हैं, अच्छा इधर क्या था हमारे पास वोल्टेज और इधर थी हमारे पास करंट, है ना। तो अगर आप फ्रीक्वेंसी को फिक्स रखते हैं तो हमारे पास एक ऐसा ग्राफ आएगा, ये ग्राफ था, ठीक है। सिमिलरली ये क्या है, मान लीजिए इंटेंसिटी बढ़ी। अब मान लीजिए अगर आप
फ्रीक्वेंसी फिक्स है, इंटेंसिटी बढ़ाते हैं। अब देखो मैं जो वर्ड यूज़ कर रहा हूँ ना, मैंने आपको इंटेंसिटी के और एनर्जी के बारे में पहले से बताया, तो आप उस पर दिमाग खुला रख के करें। इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, इसका मतलब क्या है, आपने फोटोन की एनर्जी नहीं, आपने नंबर ऑफ फोटोन बढ़ाए। तो नंबर ऑफ फोटोन बढ़ाए तो नंबर ऑफ क्या बनेंगे, इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे इसका मतलब करंट क्या होगी, बढ़ेगी। तो इलेक्ट्रॉन बढ़ गई, करंट बढ़ गई, तो इसका मतलब अब करंट कौन सी आएगी आपके पास, ये वाली करंट आएगी। लेकिन ये खत्म कहाँ होगी, यही जाके। थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं इसको। ठीक है, I1 I2 और I3। इस बारे में क्या हुआ कि आपने जो है क्या बढ़ाया है, इंटेंसिटी बढ़ाई है। क्या बढ़ाई है, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब है नंबर ऑफ फोटोन बढ़ाए। नंबर ऑफ फोटोन बढ़ाने का मतलब क्या है कि आपने उसकी एनर्जी नहीं बढ़ाई है। जो यहाँ से फोटोन निकल रहा है उसकी एनर्जी, हर एक फोटोन की एनर्जी कितनी है, 12mv² है। ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ फोटोन, इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब क्या है, नंबर ऑफ फोटोन बढ़ाए तो नंबर ऑफ फोटोन बढ़ाए तो नंबर ऑफ क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। क्यों बढ़ेंगे, क्योंकि आपने एक, मैंने क्या बताया, एक फोटोन का एक इलेक्ट्रॉन से क्या होता है, इंटरेक्शन होता है, उसके अकॉर्डिंग आपके पास इक्वेशन। तो कैसे ग्राफ बनेगा, ऐसा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इंटेंसिटी जो है आपकी किसकी ज़्यादा है, I3 की ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि करंट क्या है उसकी ज़्यादा, करंट ज़्यादा क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। लेकिन इसको रोकने के लिए इलेक्ट्रॉन को जो हम पोटेंशियल यहाँ से लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, सेम ही लगाएंगे। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, उसकी एनर्जी नहीं बढ़ रही है, और उस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का इस स्टॉपिंग पोटेंशियल से कोई लेना देना नहीं है। इंटेंसिटी का स्टॉपिंग पोटेंशियल से कोई लेना देना नहीं होता है। तो आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। तो क्या है, I या इंटेंसिटी है ना, I का मतलब इंटेंसिटी लिखता हूँ ना, इंटेंसिटी या सॉरी V नॉट है ना, स्टॉपिंग पोटेंशियल। V नॉट डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ LIGST, यानी कि V नॉट डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी। अब न्यूमेरिकल थ्योरेटिकल क्वेश्चन कैसे बनाएंगे आपको, जो अक्सर लोग गलत करके आएंगे 90%, वो क्या करेंगे, क्वेश्चन ये दिया रहेगा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर कि इफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज इंक्रीज देन, ऑप्शन आ जाएंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ मेटल शीट इंक्रीज, स्टॉपिंग पोटेंशियल मेटल शीट ऑफ डिक्रीज, स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी, स्टॉपिंग, या फिर ऑल ऑफ अबव, या नन ऑफ दीज। ऐसा आपको क्वेश्चन में दे देंगे, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या V नोट जो है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा। ठीक है, V नोट जो है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपने यहाँ देख चुके हैं, ऑप्शन कौन सा होगा, सी ऑप्शन क्या होगा, V नोट डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी। ठीक है, आगे समझ में। तो इस तरह से आपको जो है वो क्वेश्चन बनाएंगे। और अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप गलती करेंगे नहीं, क्योंकि इंटेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ फोटोन होता है, एनर्जी नहीं होता है। ठीक है, इंटेंसिटी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ फोटोन। कभी भी ये इंटेंसिटी का मतलब एनर्जी से नहीं होता है। और स्टॉपिंग पोटेंशियल कब चेंज होता है, जब आपकी एनर्जी चेंज होती है। ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल कब चेंज होता है, जब आपकी एनर्जी चेंज होती है। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट। अभी सब थ्योरेटिकल चल रहा है ना, अभी न्यूमेरिकल पे नहीं गए हम लोग। थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं इसके अंदर। ठीक है, अब आते हैं फ्रीक्वेंसी, कि अगर मान लीजिए आप फ्रीक्वेंसी चेंज करते रहते हैं बार बार, है ना, आप क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं, या फिर हाँ, फ्रीक्वेंसी अगर चेंज करते हैं तो फ्रीक्वेंसी का क्या इफेक्ट इस पर पड़ता है उसकी बात हम करते हैं। आपके पास क्या है, मेटल शीट जो है वो फिक्स है, मेटल शीट आपने चेंज नहीं करी है। आपने मेटल शीट चेंज नहीं करी है तो ये आप यहाँ से पोटेंशियल दे रहे हैं, ये आपके पास करंट है। ठीक है, अब आप इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं, है ना। इंटेंसिटी फिक्स है, क्या है, इंटेंसिटी फिक्स है, फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं। इंटेंसिटी फिक्स होने का मतलब क्या है, नंबर ऑफ फोटोन जो है वो क्या रहे, मैं लिख देता हूँ, इंटेंसिटी है वो क्या है, फिक्स्ड है। ठीक है, चेंज क्या कर रहे हो आप, hν चेंज कर रहे हो, hν क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो।
जब H यानी कि एनर्जी चेंज कर रहे हो, तो एनर्जी चेंज करोगे उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, एनर्जी चेंज करने के अकॉर्डिंग इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में चेंज होगा, ठीक है, उसके नंबर ऑफ इसमें नहीं होगा। देखो यानी कि जब आपने H यानी कि एक आपने H यहाँ पे एनर्जी दी है, इसको लाइट दी है, उसमें इलेक्ट्रॉन कितने निकले, 100 इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में निकले। अगला जब आपने उसकी एनर्जी दी कोई दूसरी H2 दी, तो उसके अंदर क्या हुआ, उसके अंदर जो है वो निकले इलेक्ट्रॉन कितने 100, लेकिन उसकी एनर्जी क्या होगी, ये हाफ mv² अलग थी, ठीक है। ये आपका क्योंकि मेटल सेम है तो W फिक्स था, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी चेंज हो रही, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं हो रहे। और करंट किस पर डिपेंड कर रही है, करंट डिपेंड कर रही है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा पे डिपेंड नहीं कर रही, उसकी एनर्जी पे डिपेंड नहीं कर रही है। भाई अपन करंट पढ़ते हैं तब क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट एरिया में, सॉरी पर यूनिट जो आपके टाइम है वो कितने हैं उससे हमें मतलब है, हमें उसकी एनर्जी कितनी है उससे मतलब नहीं, ठीक है। तो करंट जो है वो किस पर डिपेंड कर रही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड कर रही है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर क्या कर रहे हैं, सेम ही कर रहे हैं, बस उसकी एनर्जी चेंज कर रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि जब आप इसके अंदर मैक्सिमम करंट पे जाएंगे तो सबकी सेम रहेगी, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, यहाँ से अब चीज़ें चेंज होती चली जाएंगी। ये स्टॉपिंग पोटेंशियल इसका, ठीक है। ये किसका हो गया, ये मान लीजिए पहले वाले के लिए, फिर आपने फ्रिक्वेंसी चेंज करी, उसके अकॉर्डिंग ये दूसरा पोटेंशियल स्टॉपिंग, फिर ये तीसरा पोटेंशियल स्टॉपिंग, ठीक है। आपको इस तरह से ये वैल्यू मिलने वाली है ना। तो V1, V2 और V3 ये किसके लिए, ये जब आपने फ्रीक्वेंसी अलग अलग चेंज करते हैं उसके लिए, ठीक है। तो क्या हुआ, V0 किसके लिए है, वो है 1 फ्रीक्वेंसी के लिए, V2 किसके लिए है, 𝜇2 फ्रीक्वेंसी के लिए, और V3 किसके लिए है, इस फ्रीक्वेंसी के लिए। तो यह कंडीशन क्या होगी कि इज लेस देन, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है तो समझ लीजिए। देखिए यहाँ वाले केस में क्या है, अभी मैंने आपको क्या कहा कि आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो इसका मतलब क्या है, इक्वेशन क्या है हमारे पास, हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू h माइनस W0। W0 क्योंकि आपने एक मेटल शीट फिक्स कर दी तो इसका मतलब उसके लिए W0 फिक्स रहेगा। फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे अल्टीमेटली क्या हुआ, इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी। अब ये क्या कर रहा है, उसको रोकना चाह रहा है। तो जब इसकी काइनेटिक एनर्जी और इसमें क्या रिलेशन है कि EV0 इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ mv²। अगर ये ज़्यादा होगा तो ये क्या होगा, अपने आप ही ज़्यादा होगा ही होगा। ये क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि आपके पास ये ज़्यादा है ना। तो हम क्या कह रहे हैं कि अगर ये वाला केस है कि इसमें, तो इसका मतलब क्या होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो क्या हुआ, अगला कंसेप्ट क्या बना कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे, है ना, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो फ्रीक्वेंसी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल के। एक कंसेप्ट यहाँ बन गया, फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। कोई समस्या नहीं है यहाँ तक, ठीक है। तो कुल मिला के आपको ये जो है कंसेप्ट सारे याद रखने, इंटेंसिटी पे क्या डिपेंड करता है किस तरह से, इसके बाद इस पे किस तरह से डिपेंड करता है, ठीक है, इस पे फ्रीक्वेंसी पे स्टॉपिंग पोटेंशियल किस तरह से डिपेंड करता है, ठीक है। स्टॉपिंग पोटेंशियल किस इक्वेशन से फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो हो गई। क्लासिकल मैकेनिक्स कहाँ कहाँ फेल हो गई वो भी मैंने आपको बता दिया है। ये सारी की सारी चीज़ें इसमें आ गई है मेरे हिसाब से, है ना। हाँ, सारी की सारी चीज़ें आई गई है, कोई समस्या इसमें है नहीं। और ये सारी इक्वेशन हमने फाइंड आउट कर ली है। ठीक है। एक और है कि आपको जब ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व करोगे ना तो FC की वैल्यू लिख लीजिए, क्योंकि FC की वैल्यू आपके जो है बार बार काम आने वाली है। तो वो मैं आपको लिखवा देता हूँ। एच की वैल्यू तो आपको पता ही है 6.63 × 10⁻34 है ना। लेकिन एच सी जो है, क्योंकि देखो कई बार लेमदा की जब फॉर्म में देखो इसकी फॉर्म में देंगे तब तो आपको एच से काम चल जाएगा, लेकिन जब लेमदा की फॉर्म में देंगे तो वहाँ पे आपको क्या ऊपर आ रहा है कॉन्स्टेंट एच सी, या तो आप वहाँ एच सी की वैल्यू रख के उसको सोल्व कर लीजिए या फिर आपको डायरेक्टली याद कर लीजिए एंगस्ट्रॉम की फॉर्म में, ठीक है, क्योंकि वो बड़ा ज़रूरी है। कई बार उसको जो है याद करने के बजाय वो लिखना बड़ा आसान रहता है, तो मैं आपको वो लिखवा देता हूँ, है ना। तो एच सी की जो वैल्यू होती है, ये लिख लेना आप कहीं पे भी, वो होती है 12.42 है ना, 12.42 12.42 × 10⁻⁷ इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीटर। क्या होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीटर जो है ये किसकी वैल्यू होती है, एच सी की वैल्यू होती है 12.42 × 10⁻⁷ इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीटर।
ठीक है, ये आपको जो है डायरेक्टली याद रखना, ताकि मैं क्या करूँ, इसको बहुत ज़्यादा मैं यूज़ करने वाला हूँ, है ना, तो इसको हम आराम से सोल्व कर पाएंगे, है ना। चलिए, और वरना अगर आपको याद नहीं रहती तो कोई बात नहीं, मैं तो मैक्सिमम याद नहीं रखता हूँ, पर जो कि थोड़ा सा उसको कम करने के लिए टाइम को, है ना, कैलकुलेशन के, तो हमें एच की वैल्यू याद करने में कोई ज़्यादा समस्या नहीं है। 12.42 इंटू 10⁻⁷ इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है मीटर में ये आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो कुल मिला के फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में थ्योरेटिकल जो कंसेप्ट है वो सारा हमने देख लिया है ना। चलिए नेक्स्ट, अब इसके देखते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। मैंने आपको थ्योरेटिकल लिखवाया नहीं है ना, कि कहाँ कहाँ फेल हुआ क्या हुआ, मैंने आपको सब समझा दिया, कोई पूछने वाला नहीं है उसको। ठीक है, मेनली आपको कन्फ्यूजन जो होगा वो इंटेंसिटी में होगा, तो इंटेंसिटी को आप अच्छे से एक बार ध्यान रखें ताकि आपको कोई आगे समस्या नहीं हो। ठीक है, चलिए एक दो मैं न्यूमेरिकल करवा देता हूँ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पे, और उसके बाद हम कल अगला जो हमारा वीडियो का उसमें कॉम्पटन इफेक्ट वगैरह देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो है ये है हमारे पास, हाँ, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए किसी प्रयोग में 200 नैनोमीटर का प्रकाश, है ना, क्वेश्चन है नैनोमीटर ना, लेमदा दे रखा है, यानी कि हमने ये लेमदा यूज किया है। नैनोमीटर, दैट इज नैनोमीटर का मतलब क्या है, 10⁻⁹ नैनो का मतलब क्या होता है, 10⁻⁹ मीटर, है ना। तो ये हमने यूज किया है, और इसको लिथियम जो आपका मेटल है उसके ऊपर डाला है, और लिथियम के लिए आपको W0, है ना, W0 है वो। अच्छा, वर्क फंक्शन को कई जगह ये फाई नोट भी लिखा हुआ है। ठीक है, वर्क फंक्शन को मैंने W0 लिखा है, कई लोग जो है इसको फाई नोट से भी डिनोट करते हैं। तो ये फाई नोट जो है, ये फाई नोट कितना होगा, ये हमें दे रखा है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, कितना दे रखा है, 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्वेश्चन पहला है, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालिए, निरोधी विभव निकालिए। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन दिया गया है। तो एक तो आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है जो मैक्सिमम वाली है। ठीक है, एक V0 है वो फाइंड आउट करना है। तो एक चीज़ फाइंड आउट करोगे तो दूसरा अपने आप फाइंड आउट हो जाएगा, आपको बाकी चीज़ गिवी नहीं है। ठीक है, तो इक्वेशन क्या कहती है हमारी, इक्वेशन ये कहती है कि हाफ, इसको मैं हाफ mv² की बजाय ये लिखता हूँ काइनेटिक एनर्जी, है ना, के ई मैक्सिमम जो है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारे पास, अगर फॉर्मूले से देखो तो कौन सा लगेगा, लेमदा वाला फॉर्मूला लगेगा। कौन सा लगेगा, लेमदा वाला फॉर्मूला लगेगा। तो लेमदा वाला फॉर्मूला क्या कहता है, उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो कि लेमदा वाला फॉर्मूला, तो इसमें आ जाइए एच न्यू माइनस, ठीक है, W0, ये हमारी नॉर्मल इक्वेशन है। लेमदा में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, HC/लेमदा माइनस W0। ठीक है, क्या जाएगा, HC/लेमदा माइनस W0। ठीक है, सारी वैल्यू रख दीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो करिए इसको सॉल्व, तो क्या हो जाएगा, ये आएगा हमारे पास HC की वैल्यू कितनी है, तो HC की वैल्यू है 2.42। कितनी वैल्यू है, 2.42 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.42 इंटू 10⁻⁷। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट और मीटर में। ठीक है, इधर आ जाइए, लेमदा कितना है, 200 इंटू मीटर में। ठीक है, कोई समस्या नहीं है यहाँ तक, आगे चलिए। अच्छा, इसको मैं 7 में बदलता हूँ ताकि 7 क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या लिखता हूँ, 2 इंटू 10⁻⁷ मीटर कर दूँ ना, तो ये 2 इंटू 10⁻⁷ मीटर कर देते हैं इसको, 2 इंटू 10⁻⁷ मीटर तक ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, उधर कितना है, W आ रहा मेरे पास 2.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये दिमाग में रखना, ये किस में आएगी वैल्यू, जूल में आएगी, है ना। अच्छा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट है तो ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी, ये भी किस में आएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी, कोई समस्या ही नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमें फाइंड आउट करनी है, इसको सोल्व कर लीजिए, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से इसको करेंगे इसको सॉल्यूशन, तो आएगा 6.6, 2 बार गया पॉइंट, इसमें जाएगा 2 और 1, 6.21, हाँ, तो ये आ जाएगा 6.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, वो वैल्यू मैंने किस में निकाली थी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इसको माइनस कर लीजिए, तो एग्जैक्टली आपके पास वैल्यू जो मिलेगी वो मिल जाएगी 3.71 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी आ जाएगी, 3.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है, 71 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, ये फाइंड आउट करना है। तो V0 फाइंड आउट करना है। तो V0 क्या होता है, यानी कि ये जो एनर्जी होती है ये किसके बराबर होती है, काइनेटिक एनर्जी मैक्स के बराबर होती है। ठीक है, तो V0 इक्वल टू क्या हो गया, जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है डिवाइडेड बाय E। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है, काइनेटिक एनर्जी आपके पास है ये वाली 3.71
इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻6। ये की वैल्यू होती है। इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻, ठीक है। चलिए, अच्छा ये ई में है ना, सॉरी ये ई में है तो ऑलरेडी देखो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो इसको या तो जूल में कन्वर्ट करो तो आप सोल्व कर सकते हो, या से क्या होगा ई से ई क्या होगा आपके पास कैंसिल आउट, तो कितना हो गया 3.7 वोल्ट जो है आपके पास ये आ जाएगा इसकी वैल्यू, ठीक है। समझ में नहीं आ रहा तो एक तरह से ऐसे कर लीजिए, क्या कर सकते हैं यहाँ से देखिए, आप इसको मैं सोल्व कर लेता हूँ आगे कि जो वी नोट हमारे पास यहाँ से आ रहा है ना। चलो मैं इसको आगे और सोल्व करके बता देता हूँ आपको। इसको पहले क्या करिए जूल में कन्वर्ट करिए, ये किस में आ रही वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ रही ना, इसको जूल में कन्वर्ट करिए। जूल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10⁻⁻ इसमें कन्वर्ट करेंगे तो ये किस में आ जाएगी इलेक्ट्रॉन, सॉरी जूल मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, इसमें कन्वर्ट कर लिया जूल में, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ई की वैल्यू रखिए तो 1.6 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। ये यहाँ से क्या होगा कैंसिल आउट में कितना बचा वोल्ट, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जब आप जूल में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल जूल को जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं तो 1.67 ई से डिवाइड कर देते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है उसको ये कर देते हैं। और अगर इसको जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना तो इससे क्या करो आप मल्टीप्लाई कर दो किससे 1.6 इंटू 10⁻⁹ से, ठीक है। तो ये आपको क्या मिल जाएगी इसकी इक्वेशन, तो 3.17 क्या आ गया इसका वोल्ट आ गया, ठीक है। और 3.17 क्या इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो कुल मिला के ये आपके पास इस तरह से सिंपल सा क्वेश्चन है जो हमने यहाँ से सॉल्व कर लिया है, और आपको कोई ज़्यादा समस्या इसमें होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन क्या बना सकते हैं, आपको दोनों ही आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड लैम्डा देके उसके बाद जो है इक्वेशन पूछी जा सकती है। तो एक क्वेश्चन मैं आपको उस तरह का भी करवा देता हूँ, है ना। थ्योरेटिकल क्वेश्चन मैंने आपको सारे करवा दिए, एक क्वेश्चन ये इस तरह का ये भी कर लेते हैं कि किसी दार्शनिक सत्य को पहले क्वेश्चन है, किसी दार्शनिक सत्य को पहले तो क्या किया लैम्डा इक्वल टू 2000 एंगस्ट्रॉम से एमिट उसके ऊपर इंसिडेंट किया है, और देन उसके बाद में अगला जो है लैम्डा 2 वो किया 6000 एंगस्ट्रॉम से, है ना, इंसिडेंट कर रहे हैं, ठीक है। ये प्रक्षेपित किया जाता है कि इन प्रदीपनों के अंतर्गत उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम चालों का अनुपात, ये जो अधिकतम चाल का अनुपात है यानी कि V1/V2 वो कितना आ रहा है, V1/V2 आ रहा है 3:1, यानी कि 3:1 है, ये भी हमें गिवन है। क्वेश्चन क्या है, हिंदी में मैंने पढ़ दिया, इंग्लिश में बताता हूँ। यानी कि एक जो मेटल शीट थी उस मेटल शीट को पहले 2000 एंगस्ट्रॉम के लाइट से इंसिडेंट किया, देन उसके बाद में 6000 जो है उस एंगस्ट्रॉम की लाइट से इंसिडेंट किया। इंसिडेंट करने पे वेलोसिटी V1 और V2 इलेक्ट्रॉन की आई। V1 V2 का जो है रेशियो दिया हुआ है, उसकी वैल्यू नहीं देखे क्या दिया हुआ है, उसका रेशियो दिया हुआ है, और वो रेशियो कितना है 3:1 जो है वो इसका दिया हुआ है ना। अब इसमें पूछा क्या गया है, धातु का कार्यफलन, यानी कि आपको फाइंड आउट करना है फाई नोट या W नोट, जिसे मैं कह रहा हूँ वर्क फंक्शन है वो आपको फाइंड आउट करना है, जिसे हम हिंदी में कहेंगे कार्यफलन, ठीक है। तो देखिए इसके अंदर दो इक्वेशन बनेगी, पहली इक्वेशन इसके लिए, दूसरी इक्वेशन उसके लिए बनेगी, ठीक है। तो बनाते हैं इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या बनेगी, तो आप देखिए कि अगर मैं इसको इस तरह से यूज़ करता हूँ Hc1 इज इक्वल टू या Hc/λ1 इज इक्वल टू, ठीक है, क्या कर देते हैं कि W नोट प्लस हाफ M V1 स्क्वायर, है ना, क्या कर देते हैं हाफ V1 स्क्वायर। तो इसके अकॉर्डिंग देखते हैं क्या इक्वेशन बनती है ना। तो ये हो जाएगा Hc/, ये कितना है, ये है हमारे पास 2000। अच्छा एक सेकंड और, इसके अंदर एक जो चीज़ है ना, क्वेश्चन में कुछ 2000 लिखा है लेकिन इन्होंने यूज़ 3000 किया है ना, तो ये 2000 नहीं है 3000 है ना, ये कितना है 3000 है, कितना है 3000, इसको 2000 से कितना कर लें 3000 कर लें, क्योंकि देखो क्वेश्चन में जो है इन्होंने 2000 करके और उसके बाद में यूज़ 3000 से कर रखा है, तो आंसर जो आने वाला वो 3000 से इक्वल आएगा, है ना, एग्जैक्टली आएगा, तो मैं उसी को यूज़ यहाँ पे कर रहा हूँ, है ना। तो इक्वेशन क्या बन गई, Hc/λ1 कितना है 3000 एंगस्ट्रॉम। तो 3000 एंगस्ट्रॉम का मतलब हो गया 10⁻⁻, या इसमें रहने दो, चलो एंगस्ट्रॉम में रहने देते हैं एक बार, है ना, इक्वल टू W कितना है वो मुझे फाइंड आउट करना है, ये कितना हो जाएगा हाफ, अच्छा प्लस के अंदर हाफ M, है ना। V1 कितना है, V1 और V2 में रिलेशन देखो तो कितना हो जाएगा 3V2 का स्क्वायर, ये इक्वेशन बनेगी।
मैं इन दोनों में रिलेशन में देखूँ तो V1 इक्वल टू कितना है 3V2 का स्क्वायर जो है ये आपके पास इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी। ठीक है, अगली इक्वेशन में देखिए, अगली इक्वेशन किसके लिए बनेगी, इसके लिए कितना हो जाएगा Hc/λ2 इज इक्वल टू W0 प्लस हाफ m V2 स्क्वायर। तो Hc अपॉन ये हो गया 6000 एंगस्ट्रॉम और इक्वल टू W0 प्लस हाफ m V2 स्क्वायर। ठीक है, इसको V2 में इसलिए रहने देते हैं क्योंकि यहाँ से हम जो अब डिवाइड करेंगे तो ये V2 क्या हो जाएगा, अपने आप ही कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, आगे इक्वेशन। अब क्या करते हैं कि इस इक्वेशन में जो है हम देखते हैं कि क्या अपन इसका वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं ना। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर जो आपके पास इसमें अच्छा इसको सोल्व कर लेते हैं ना। इसको जब आप सोल्व करोगे तो कितनी इक्वेशन मिल जाएगी आपके, ये मिलेगी 9 इंटू हाफ m नहीं, इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है। इसको आप यहाँ से देखेंगे तो इसको मैं डायरेक्टली यहाँ लिखता हूँ W प्लस हाफ m 9, अच्छा इसको 9 को ऊपर ले लेता हूँ तो 9/2 m V2 स्क्वायर। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 तो ये हो गई हमारे पास 1, ये हो गई 2। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे सिर्फ ये W चाहिए है ना, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन में ये आ रहा है 9 टाइम, ये कितना आ रहा है 1 टाइम। तो इसको मैं क्या करता हूँ 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ। क्या करता हूँ 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ। 9 से मल्टीप्लाई करके इस इक्वेशन में से माइनस कर देता हूँ। ठीक है, तो क्या करता हूँ, इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 9 एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 1। इसको 9 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो करिए, तो जैसे ही 9 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो Hc अपॉन 3000 एंगस्ट्रॉम, इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 9Hc डिवाइडेड बाय 6000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इक्वल टू ये कितना है 9 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना। अच्छा उल्टा कर दे, सॉरी, इक्वेशन नंबर सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 है ना, इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 है ना, इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। क्योंकि देखो इसको जैसे ही 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो गया, 9 टाइम हो गया तो ये बड़ा हो गया ना। तो बड़े में से छोटे को माइनस करना, तो इक्वेशन 2 में से क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को 2 में से माइनस कर लेते हैं। तो 1 को 2 में से माइनस करेंगे तो ये हो गया 9 टाइम 6 और ये हो गया इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ जाइए, इस तरफ क्या हो रहा है, ये आ रहा है 9 W0 और ये क्या आ रहा है W0। तो 9 में से एक W0 जाएगा तो कितना बचेगा 8 W0। यहाँ देखिए ये आ रहा 9 हाफ m स्क्वायर, इधर भी क्या होगा 9 हाफ m स्क्वायर, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, कुल मिला के आपके पास ये इक्वेशन बनेगी वो क्या बन जाएगी 8 W0 इज इक्वल टू, यहाँ से Hc आप कॉमन ले लीजिए। ठीक है, इसको आप डिवाइड करेंगे, सॉरी इसको आप डिवाइड करेंगे तो 3 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 3 टाइम 3/2 माइनस, अच्छा 3/2, अच्छा 3/2 नहीं सॉरी 3/2 000 एंगस्ट्रॉम माइनस। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, यहाँ से Hc हो जाएगा 1/3000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इसको आप सोल्व कर लीजिए। जब आप इसको सोल्व करेंगे Hc की वैल्यू रख के, तो मैं आपको सॉल्यूशन पे नहीं जा रहा हूँ मैं ना, सीधे W0 लिख रहा हूँ। जब आप इसको सोल्व करेंगे W0 को सोल्व करने पे आपके पास इक्वेशन जो लास्ट में बनेगी उसके आंसर आएगा, ये आएगा 1.81 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, कितना आएगा 1.81 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जब आप इसको जूल में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा, जो भी इसकी वैल्यू आएगी वो आप देख लेना, इसको कन्वर्ट करके आपके पास ये वाली जो है वैल्यू इसमें मिल जाएगी। ठीक है, तो कुल मिला के क्या है, जब भी आपको इस तरह की इक्वेशन दी जाए है ना, इसी इक्वेशन पे सब कुछ बेस्ड होगा। तो आप क्या करिए, अब जैसे इसके अंदर क्या था, ये जो इक्वेशन थी, इस इक्वेशन ये जो रिलेशन था, इस रिलेशन से हमने क्या किया, V2 को यहाँ से एलिमिनेट कर दिया, इस इक्वेशन को एक ही उस वेरिएबल में बना दिया। Hc की वैल्यू आप कितने रखेंगे, वही 12.42 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीटर वो रखेंगे और उसको सोल्व कर लेना, आपका आंसर आराम से मिल जाएगा। 1.81 जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका आंसर आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई समस्या नहीं है ना। तो सारी की सारी इक्वेशन
कुल मिला के थ्योरेटिकल क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ। उसका जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है तो बहुत लेंथी नहीं देंगे आपको ना, कोई सिंपल सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको मिलेगा, बस उसमें कंसेप्ट जरूर यूज होगा। और थ्योरेटिकल क्वेश्चन इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, इस पर किस तरह का ग्राफ बनता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, वो सारी की सारी चीज़ें। अच्छा मान लीजिए यहाँ से स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछते तो क्या करोगे, ई से इसको डिवाइड कर दोगे तो आपके पास क्या मिल जाएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो कुल मिला के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया है। ठीक है, नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कॉम्पटन इफेक्ट के बारे में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।